वेलकम टू फायर शॉप। तो आज हम लोग ना कंटिन्यू कर रहे हैं आज हमारा थर्ड डे वर्कशॉप का। एंड आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे पेन टेस्टिंग और इनके जो बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं, जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं और जो इनका जो बेसिकली जो इनका लीडर बोर्ड टाइप जो होता है, हॉल ऑफ फेम जिसको कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम आज। तो पहले जो अगर हम लोग बात करें डिफरेंसेस की, तो कुछ डिफरेंसेस है पेन टेस्टिंग और बग हंटिंग में। तो पेन टेस्टिंग हमारी जो होती है जनरली लोग हायर करते हैं, आपकी कंपनी उसको हायर करेगी लोगों को जो कि पेन टेस्टिंग करने वाली है। तो उनके वो जो है एक उनके जो अप्रोच है वही काफी डिफरेंट होती है बग बाउंटी से। तो थोड़ा सा उनको डिफरेंस डाल लेते हैं। हो सकता है आपको ये वाला करियर ज्यादा पसंद आए, पेन टेस्टिंग वाला या बग हंटिंग वाला। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों सेम चीजें नहीं है। अब जैसे कल परसों जो है हमने जब बात करी तो बीच में CTF यानी कि कैप्चर द फ्लैग की बात आई थी। तो अगर हो सकता है आप में से किसी को नहीं पता है, तो कैप्चर द फ्लैग में क्या होता है, वो एक टाइप से गेम है कि आपको कुछ चैलेंजेस दे दिए जाएंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं, कुछ फ्लैग्स फाइंड आउट करने हैं। तो हो सकता है कि वेबसाइट या जिन्होंने आपको जो एक प्लेटफॉर्म दिया जिसका वो खेल रहे हो, उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज हो या फिर उन्होंने जानबूझ के ऐसा रखा हो। तो एक वो एक स्टिम्युलेटेड एनवायरनमेंट है, सिमुलेटेड एनवायरनमेंट है वो। यानी कि वो रियल एनवायरनमेंट नहीं है, आपको बना के दिया है। तो एज अ गेम है वो, और उसमें आपको बग्स वगैरह फाइंड आउट करने हैं। आपको जो उसके गेम खेल लो, बेसिकली आपको पॉइंट्स मिलेंगे और आप जीतोगे। वो कैप्चर द फ्लैग है। तो कैप्चर द फ्लैग एक टाइप से आप जो है बग बाउंटी के लिए प्रैक्टिस मान सकते हो, क्योंकि बग बाउंटी जो होगी वो रियल लाइफ एनवायरनमेंट में है। तो दोनों में अंतर ये हो जाता है। दूसरी बात, अगर हम पेन टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो पेन टेस्टिंग और बग बाउंटी में जो फर्क है हम लोग भी इसमें देखेंगे। पहली बात है जो पर्सनल है, यानी कि जो लोग हैं, तो पेन टेस्टर्स और टिपिकली फुल टाइम एम्प्लॉइज। हमारे पेन टेस्टर्स हैं वो फुल टाइम एम्प्लॉइज होते हैं, या तो उनको फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हायर किया जाएगा या फिर ऑलरेडी कंपनी में काम करते होंगे। ठीक है, और उनको जो है कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब उनको जो है बोला जाता है कि यार कंसिस्टेंट रिजल्ट्स लेके आना है। तो उनका जो अप्रोच होगा वही है लोगों का, पहली बात तो। और जनरली वो लोग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। तो वो जैसे हमारे जो वो हैं बग बाउंडर्स हैं, वो टीम में काम नहीं करते, जनरली इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं। वो एक एक आध बग निकालेगा कोई। हो सकता है कि बाकी लोगों को शायद कोई बग मिले भी ना, क्योंकि वो तो हिडन ट्राई कर रहे हैं। तो जो पेन टेस्टर्स है उनका काम है कि सिक्योरिटी इंश्योर करना। तो उन लोगों की जो मेंटालिटी है, जो अप्रोच है, वही अलग है ना। कि यहाँ पे वो लोग रिवॉर्ड्स के लिए नहीं खेल रहे, वो तो जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, उनको अपनी पेमेंट मिलने वाली है, सैलरी मिलने वाली है। उन लोगों का काम है कि उसको ठीक से सिक्योर करना। तो अगर कहीं सिक्योरिटी में फ्लॉ आता है तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो हाँ, कई बार पेन टेस्टर्स और जो आपकी सिक्योरिटी टीम है वो बग बाउंटी जो हमारे बग बाउंटी में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेशन जरूर करते हैं, ताकि मिल के वो चीज़ों को सॉल्व कर सके। बट इन जनरल दोनों का जो अप्रोच है वही अलग है। बग बाउंटी हैकर्स ऑपरेट एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कि वो अकेले अकेले जो है, और मतलब वन ऑन वन बेसिस पे होगा कि कभी कोई प्रोग्राम हमने लॉन्च किया तो उसमें उसने पार्टिसिपेट कर लिया। जरूरी नहीं कि आपकी कंपनी के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। और क्राउड सोर्स होता है, यानी कि दुनिया में कोई सा भी इनको ये बग बाउंटी में काम कर सकता है। पेन टेस्टर जो आपकी टीम आप जो है हायर कर रहे हो, आपकी HR टीम होगी जो कि इंटरव्यू करके उनको हायर करेगी, उनकी जो CV वगैरह देखा जाएगा वगैरह। बग बाउंटी में सब नहीं होता। तो एक दिक्कत जो बग बाउंटी में आ जाती है, क्योंकि वो दुनिया में से कहीं से भी हो सकता है, तो आपको इनके इंटेंशंस की गारंटी नहीं है। मान लो आपके बग बाउंटी प्रोग्राम में, अगर आप कोई कंपनी चला रहे हो, आपने एक बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया, चाहे आपने उसको हैकर रूम पे लॉन्च किया, चाहे आपने उसको आपके किसी और वेबसाइट पे लॉन्च किया, या फिर आपने खुद की जो आपकी कंपनी है उसी ने अपना एक बग बाउंटी का खुद से प्रोग्राम एक अलग प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दिया। उसमें क्या है कि अगर आपने किसी को भी, क्योंकि क्राउड सोर्स्ड है, कोई भी रैंडम बंदा आएगा तो आपको पता नहीं है कि उसके इंटेंशंस क्या है। हो सकता है जेन्युइन खाली खेलने के लिए आया है बग बाउंटी में, हो सकता है रिवॉर्ड्स के लिए आया है, उसका करियर है उसमें। या फिर ये भी हो सकता है कोई मेलिशियस बंदा है जो कि जानबूझ के यहाँ पे आया है, और वो शायद बग्स फाइंड आउट करे। वेल एंड गुड, बट वो फाइंड आउट करने के बाद उसका क्या करने वाला है? क्या वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा? क्या उससे जो है कंपनी को नुकसान पहुंचाएगा? क्या वो जो है जो हम लोगों ने कल बात करी थी रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर की, वो ना करते हुए एक ओपन डिस्क्लोजर कर देगा, फुल डिस्क्लोजर कर देगा किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे? तो ये उसकी इंटेंशन ये भी खराब हो सकती है। या फिर वो जो बग्स उसने फाइंड आउट किए हैं वो उसको जो है किसी और को बेच देगा। या फिर उनको मतलब उसने ना तो फायदा उठाया उस टाइम पे, ना उसने कोई मेलिशियस इंटेंशन ऐसे दिखाया, मगर उसने वो रिपोर्ट भी नहीं किया वो बग। उसने क्या किया, उसको सेव करके रखा कि कभी अगर, मान लो अगर हम एप्पल की बात करते हैं, तो कभी अगर एप्पल का या गूगल का कोई बग बाउंटी का टूर्नामेंट निकल के आएगा, तब वो वाली बाउंटी यूज करने वाला है, जो उसको बग से मतलब उस वाले बग को वहां पे जाके रिपोर्ट करेगा टूर्नामेंट में, ताकि उसको ज्यादा पॉइंट्स मिले। तो वो उस टाइम पे रिपोर्ट नहीं कर रहा। अब उससे क्या है कि कंपनी इतने टाइम तक उस वल्नरेबिलिटी के साथ चल रही है, जो भी चीज पहले रिपोर्ट हो जानी चाहिए थी। तो यहाँ पे बग बाउंटी वाले जो लोग हैं उनकी गारंटी नहीं है जैसे कि उनके इंटेंशंस क्या होने वाला है। पर जो आपका पेन टेस्ट है आपको तो पता है कि उसका जो उसको हायर इस चक्कर में किया गया है कि वो सिक्योरिटी मेंटेन करने वाला है, तो उसके यहाँ पे इल इंटेंशंस नहीं होने वाले।
कि अगर आपको अगर इल इंटेंशंस होते तो आप उसको हायर ही नहीं करते। विल दे सेल इंटेल और गैदर malicious पार्टी और डिजिटल कॉम्पनसेशन, या फिर विल दे इंसर्ट malicious कोड ड्यूरिंग अ टेस्ट, मतलब टेस्ट के दौरान पे अगर कोई malicious कोड डाल दिया तो। विद फुल टाइम एम्प्लॉइज देयर इज एडिशनल guardrails एंड अकाउंटेबिलिटी टू इंश्योर द हैकिंग इज परफॉर्म एथिकली। यानी कि वो एथिकली परफॉर्म करने, उनका जो मॉरल, जो उनका मॉरल बैकबोन है वो स्ट्रॉन्ग रहने वाली है पेन टेस्टर्स की। बग बाउंटी में ये थोड़ा इशू है कि आप गारंटी नहीं ले सकते, दैट इज ऑल। टॉकिंग अबाउट पेमेंट, तो पैसे की बात जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि पेन टेस्टर जो है वो वेंडर्स या आपकी जो कंपनी उनके साथ जुड़े हुए हैं, और हो सकता है कि फुल टाइम काम कर रहे हैं, या फिर कभी कभी उनको हायर किया जाता है। जैसे कोई उन्होंने नए एप्लीकेशन लॉन्च की या नया कोई वेबसाइट लॉन्च किया, तो उन्होंने हायर कर लिया कि यार एक पेन टेस्टिंग टीम को बुलाते हैं जो कि उस पर टेस्ट करके देख लेगी, जो वल्नरेबिलिटीज निकल के आएंगे हम उसको जो फिक्स कर देंगे, और कंटेंट को मतलब आपको जरूरत नहीं है फिर उसके दोबारा। तो आपने उनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ले लिया पेन टेस्टर्स को, तो उसके हिसाब से उनकी कॉस्ट डिसाइड हो जाएगी कि अगर फुल टाइम एम्प्लॉइज उनकी सैलरी आएगी, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो कितना हायर करते हैं जो पेन टेस्टिंग की टीम है। हो सकता है कि आप आउटसोर्स कर रहे हैं कि किसी कंपनी जो पेन टेस्टिंग ही कराती है, जैसे हमारी फायर है वो भी पेन टेस्टिंग करती है, तो आप जो है उनको बोल रहे हो, तो आपने आउटसोर्स कर दिया वहाँ पे। तो वो सब भी हो सकता है, तो वहाँ पे कॉस्टिंग अलग आती है। बट बग बाउंटी में क्या है, वहाँ पे फिक्स तो है नहीं हमारी इनकम। आपने अगर बग फाइंड आउट किया तो आपको इनकम मिल सकती है, और कितनी मिलेगी वो भी वेरी करेगा ना, कि आपने जो बग फाइंड आउट किया है। क्योंकि बग्स में भी जो है सिवेरिटी के लेवल्स होते हैं, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो कि क्या उसने कौन से लेवल का बग फाइंड आउट किया, कि वो इतना सिवियर था कि किसी का जो है लॉगिन इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाएगी, या फुल एक्सेस मिल जाएगा डेटा का, या फिर बिल्कुल जो है, अगर हम लोग आईफोन की बात करें मान लो, तो आईफोन में जो उसका लॉक स्क्रीन पूरा बाईपास हो जाएगा, आप जो है बिना पासकोड डाले फोन में घुस जाओगे। तो ये बहुत हाई सिवियरिटी का जो हो गया आपका बग। छोटा मोटा भी हो सकता है कि यार इसमें क्लिक करते हैं, ये कोई और पॉपअप खुल जाता है, या जैसे गूगल है, गूगल का अपना एक खुद का एक इकोसिस्टम है ना। तो अगर आप गूगल में जाते हो, साइन इन कर देते हो, वहां से अगर आप गूगल मैप्स पे भी जाओगे, गूगल फोटोज पे भी जाओगे, तो आपका जो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, जो आपकी कुकी जनरेटेड है, वो पूरा टाइम लॉग्ड इन रहने वाली है। तो अगर आप ऐसा कोई छोटा बग निकल के आ रहे हो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो भैया गूगल बोलेगा कि ये चीज़ तो होनी थी, कि ये तो हमारा इकोसिस्टम ऐसा है कि अगर आप गूगल के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, आप चांसेस है कि आप साइन इन रहने वाले हो सेम अकाउंट से। तो इतनी कोई बड़ी वनरेबिलिटी नहीं अपने फाइंड आउट करिए, तो शायद आपको उस चीज़ के लिए कोई रिवॉर्ड ना मिले, या आपको उसमें उनके हॉल ऑफ फेम में ना डाला जाए। तो डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी आपको पेमेंट वगैरह भी मिलने वाली है। द मोर सिवियर द वनरेबिलिटी, द मोर मनी अ बग बाउंटी हंटर मेक्स, राइट? और additionally, one cause for concern with bug bounty payments is that instead of reporting vulnerabilities as they are found, it is common for hackers to hold the most severe vulnerabilities, ताकि वो किसी टूर्नामेंट हो, यानी जो मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर किसी टूर्नामेंट वगैरह में उसको जो है यूज करने वाले हैं, मतलब रिपोर्ट ना करके किसी टूर्नामेंट के लिए इस्तेमाल करें, तो वो भी उनका एक जो है एक हिडन या अल्टीरियर मोटिव एजेंडा हो सकता है। टॉकिंग अबाउट vulnerabilities, तो because of the paper vulnerability model bug bounty follows, it is no surprise that many are focused solely on finding the high severity vulnerabilities over the medium and low critically ones. However, when chained together, low severity vulnerabilities can expose an organization to significant risk. यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आपका जो बग बाउंटी है उसमें पे पर वल्नरेबिलिटी, यानी कि आप कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करते हो, आपको उसके हिसाब से पैसा मिलता है। तो जनरली लोग जो हाईएस्ट पेइंग वल्नरेबिलिटी उसी के पीछे लग जाएंगे। अभी हम लोग जब थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे किसी और कुछ कंपनीज के बारे में, तो वहाँ पे देखेंगे कि कुछ वल्नरेबिलिटीज के लिए पेमेंट बहुत ज्यादा है और कुछ के लिए कम है, राइट? तो जो मेजोरिटी ऑफ लोग होंगे जो कि इस रेस में दौड़ रहे हैं, जैसे हमारे वीरू सहस्त्रबुद्धि ने कहा था कि बस लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी लाइक अ ब्रोकन इंडा। तो वो लोग रेस में लग जाते हैं और जो हाईएस्ट पेइंग है उसी के पीछे लग जाएंगे। इस चक्कर में जो लोएस्ट पेइंग है या जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उन वल्नरेबिलिटीज के पीछे कोई जाएगा नहीं, जिनको कभी एक्सप्लोर किया नहीं जाएगा उतनी सिवियरिटी उतनी सीरियसनेस के साथ। अगर वही सेम हैकर्स, वही सेम बग बाउंटी हंटर्स जो कि इतने एक्सपीरियंस पे हैं, जो कि हाईएस्ट वाले पे जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर वो लोअर वाले पे अटेम्प्ट करते, तो शायद उनको वल्नरेबिलिटीज और मिल जाती, और जो कंपनी है उसको ज्यादा फायदा होता है। हालांकि इसमें जो बाउंटी हंटर्स उनको तो फायदा हो ही रहा है, क्योंकि उनको तो बड़ी बड़ी पेमेंट मिलेगी, बट जो छोटे वल्नरेबिलिटीज है वो फाइंड आउट नहीं हो पाते यहाँ पे। और जो अगर लो सिवियरिटी वल्नरेबिलिटीज को कई सारे इकट्ठे जो है जुड़ जाए, तो हो सकता है उसमें कुछ बड़ा वल्नरेबिलिटीज को बना सको मिलके उनको इकट्ठा करके। तो ये चीज बग बाउंटी वाले सीन में छूट जाती है पीछे। बट पेन टेस्टिंग में ये नहीं आता, क्योंकि पेन टेस्टिंग में उनको एक फ्लो चार्ट फॉलो करना है, एक उनको जो है स्टेप्स उन्होंने जो बना रखे हैं, उनका जो एक प्रोटोकॉल है, मॉडस ऑपरेंडी है, कि वो लोग शुरू करेंगे, मान लो कि हम लोग फायरवॉल से शुरू करेंगे। फायरवॉल पे हम लोग देखेंगे क्या इसमें इन मतलब इनबाउंड ट्रैफिक क्या है, इसके रूल्स क्या है, आउटबाउंड ट्रैफिक के रूल्स क्या है, किस चीज को ट्वीक कर सकते हैं, कौन से आईपी एड्रेस अलाउड है, कौन से नहीं अलाउड है, कौन से पोर्ट नंबर, कौन सी पोर्ट फॉरवर्डिंग अलाउड है। अब जैसे हमारे राउटर है, हमारे घर में वाईफाई राउटर लगा हुआ है, मैंने कल परसों आपसे बात करी थी कि
जो है हम अपने पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम लोग को आईएसपी से मिला है और एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस मिलता है मोस्टली। हो सकता है आपने कोई बात करी, आपको 2-3 मिल गए आपकी कंपनी के हिसाब से जो भी, बट मोस्टली अगर आपके पास एक राउटर है घर पे, आपने कोई वाई-फाई लगवा रखा है या मॉडेम लगवा रखा है, इंटरनेट एक्सेस लिया है, तो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस अलॉट किया जाएगा, राइट? तो आपकी सारी रिक्वेस्ट उसी के थ्रू जा रही है। तो आपको जो ट्रैफ़िक इनसाइड वापस आता है, यानी कि अगर आप कोई वेबसाइट विज़िट करते हो, कोई वेबसाइट विज़िट करने का क्या मतलब है? आपने अपने वेब ब्राउज़र से जो है एक गेट रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे गेट दिस फलाना-फलाना डॉट एचटीएम, जो एक पेज का नाम होगा, उसका यूआरएल होगा। वो सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी और सर्वर उसका रिस्पॉन्स करेगा कि अच्छा इसको गेट मतलब जो है और वो चेक करेगा कि ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। उसने बोला हाँ, ऑथेंटिकेटेड है, यूज़र ने पासवर्ड डाला हुआ है, तो वो पेज भेज देगा आपको। तो वो पेज आपके पास कैसे आ रहा है? क्योंकि आपका जो राउटर है, उसकी फायरवॉल रूल्स ऐसे कॉन्फ़िगर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट कि अगर आपने कोई रिक्वेस्ट इनिशिएट करी अपने सिस्टम से विदिन द नेटवर्क, यानी कि आप उस नेटवर्क के अंदर से कोई रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हो, तो उसका रिस्पॉन्स तो अंदर आना अलाउड है। आपका मॉडेम अलाउ कर देगा बाहर से एक रिक्वेस्ट को अंदर आना। बट अगर आपने कोई जो है रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करी है अपने सिस्टम से, आपने कम्युनिकेशन चालू नहीं करी है, तो बाहर से कोई सिस्टम या सर्वर आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका सर्वर या आपका ये जो मॉडेम है, राउटर है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक कर रहा है, इनबाउंड ट्रैफिक को। वो एक ब्लैंकेट रूल है, इसको आप चेंज कर सकते हो। अब आप अगर मान लो अपने राउटर में पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑन कर देते हो, मान लो मैंने ऑन कर दिया कि पोर्ट 80 मेरा ओपन है, चाहे वो एचटीटीपी के लिए है या मैंने पोर्ट 21 ओपन कर दिया या 22, 23 कोई सा भी। मान लो मैं एसएसएच करना चाह रहा हूँ रिमोटली, तो मैंने अपना पोर्ट ओपन छोड़ दिया अपने राउटर पे कि अगर बाहर से कोई पोर्ट 22, 23, 21 जो भी एफटीपी का है या एसएसएच का है, इस वाले पोर्ट पे मुझे कोई रिक्वेस्ट भेजता है, यानी कि मेरे राउटर पे, तो राउटर उसको फॉरवर्ड कर देगा मेरे अंदर वाले सिस्टम पे जो नेटवर्क के अंदर है, यानी कि मैंने फायरवॉल को अलाउ कर दिया एक रूल। इससे क्या होगा कि मैं तो बाहर से लॉगिन कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम कोई और अगर बंदा इस चीज़ को जो है सर्वेलेंस पे रख रहा है या कोई चेक कर रहा है कि इस राउटर में क्या-क्या ट्रैफिक अलाउड है, वो फाइंड आउट कर लेगा कि अच्छा इसमें ये वाला पोर्ट नंबर ओपन है, वो उस पोर्ट पे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकता है। कैसे करते हैं एक्सप्लॉइट करने की कोशिश? मान लो, क्योंकि अगर मैंने जो है पोर्ट कोई सा ओपन छोड़ रखा है, तो उस पोर्ट पे कोई लॉगिन इन्फॉर्मेशन माँगेगा वो, ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी अलाउड कर देगा। अब जैसे हम लोग सीसीटीवी की बात करते हैं, राइट? इनफैक्ट आई थिंक मैं आपको ये चीज़ डेमोंस्ट्रेशन से दिखाता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ताकि आपको एक बेहतर आइडिया हो सके। हम यहाँ पे एक ये शोडान वेबसाइट होती है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। बट अगर हम लोग यहाँ पे पोर्ट 554 की बात करें, तो पोर्ट 554 जो हमारा होता है वो रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, यानी कि हमारा जो हम लोग सीसीटीवी एक्सेस करते हैं उसके लिए होता है। तो इस वेबसाइट में हम लोग को चीज़ें सर्च करके मिल जाती है कि इसमें क्या-क्या पोर्ट्स वगैरह ओपन है। अब मैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को ऐसे खोलूँ, राइट? तो यहाँ तो ख़ैर उन्होंने नहीं खोला। ये अगेन हिट एंड ट्राई वाला है, जो हैकर्स वगैरह करते हैं ये सब चीज़ें। वो जो है ऐसे सर्वेलेंस रखते हैं और ट्राई करते रहते हैं हिट एंड ट्राई कि कहीं पे कुछ चीज़ मिल जाए ऐसी। अगेन नहीं मिला। बट आप देख रहे हो कि मेरे को कुछ पब्लिक वेबसाइट्स वगैरह जो सर्च कर रहा हूँ कि इनमें से किसी में मेरे को जो पोर्ट 553 जो मैं 554 जो मैं ढूँढ रहा था वो मेरे को मिल जाए। चलो यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं मिला, इसमें मतलब थोड़ा आपको मैं जो है थोड़ा इसमें होमवर्क करके आपको मैं अगली बार दिखा दूँगा। बट जो होगा इसमें कि अगर मेरे को ऐसा कोई पोर्ट नंबर वाला डिवाइस मिल गया जिसमें कि वो पोर्ट ओपन है, तो मैं जब उस वेबसाइट पे जाऊँगा उस पोर्ट नंबर के साथ, मुझे एक लॉगिन पेज दिखाई देगा। यहाँ पे कि मुझे लिखना है कि यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। अगर मैंने वो सही यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया, तो फिर जो है मुझे उसकी सीसीटीवी की पूरी फुटेज मिल जाएगी। अब उसका घर का है, ऑफ़िस का है या इन जनरल हो सकता है कि पब्लिक वाला, यानी कि सरकारी कोई चल रहा है, सीसीटीवी की आपकी जो है फुटेज आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। कुछ बंद करना है, बंद भी कर सकते हो, जो हैकर्स ये काम करते हैं। आपने देखा होगा मूवीज़ में करते हैं कि कोई ट्रैफिक कैम हैक हैक कर लिया, तो वो यही सब है। वो जो है उसका लॉगिन पेज को हैक कर रहे हैं, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज जो सरकार है या कोई कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है, उसने उस सीसीटीवी फुटेज को अवेलेबल किया है कि वो इंटरनेट से एक्सेस की जा सके। क्यों? ताकि उसको शायद उसको रिमोटली ऑब्ज़र्व करना है कि उसके घर पे क्या हो रहा है, वो ऑफ़िस में बैठ के देख सकते हैं मेरे घर पे कुछ मूवमेंट तो नहीं है। तो उसने कैमरा का जो फुटेज है उसको इंटरनेट पे डाल रखा है। तो इंटरनेट पे डालने के लिए उसको पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑन करनी पड़ी और उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं हैकर्स। तो वो क्या करते हैं, उस पे ब्रूट फ़ोर्स करेंगे, उस पेज पे। उस बस ब्रूट फ़ोर्स करोगे और जनरली ऐसे पेजेज़ जो होते हैं सीसीटीवी वगैरह वाले, इस पे इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी कि इसमें कोई कैप्चा माँगेगा आपसे। तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिल जाएँगे आपको, आप ब्रूट फ़ोर्स करते रहो। अगर मान लो उन्होंने खाली एडमिन एडमिन जो जनरली लोग डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़र नेम छोड़ देते हैं, एडमिन एडमिन वाला, वो अगर रखा होगा, आपको एक्सेस मिल जाएगी। तो एडमिन एडमिन सबसे पहले ट्राई करते हैं लोग। अगर हम बग बाउंटी की भी बात करोगे, आप कोई बग ढूँढ रहे हो, तो ये सब यही चीज़ है।
हम लोग जो कर रहे हैं, उसमें यही सब चीज़ें कर रहे हैं कि कुछ बेसिक पहले मिल जाए ऐसी चीज़, कि अगर एडमिन एडमिन वाला पासवर्ड मिल गया या कोई ऐसा लॉगिन पेज मिल गया, ऐसा कोई डोमेन मिल गया, जिसको हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकें, राइट? तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर आप जो उसको जो है चाहे रिपोर्ट करो, चाहे लोग अगर मैलिशियस यूज़ करें, मैलिशियस यूज़ करो। तो जो पेन टेस्टिंग वाले लोग हैं, वो ये सबको जो है एक सीक्वेंस में फ़ॉलो करेंगे कि अच्छा हमें लॉगिन पेज सिक्योर करना है, सबसे पहले तो पासवर्ड सारे अच्छे होने चाहिए, एडमिन एडमिन नहीं छोड़ना। हम लोग को पोर्ट फॉरवर्डिंग जो है देखनी पड़ेगी कि कौन से पोर्ट्स ओपन हैं और उनकी सिक्योरिटी कैसी है। कौन से पोर्ट हम लोग को ओपन रखना ज़रूरी है या उनके बिना भी काम चल सकता है। मतलब वो उनकी पूरी टीम जो पेन टेस्टिंग की जो टीम है, ये जो अगर आपकी सिक्योरिटी टीम ऑलरेडी कंपनी में काम कर रही है, उनका ये काम थोड़ा एक सीक्वेंस में चलेगा, एक फ्लो में चलेगा। उनको जो है सारे चेकलिस्ट बनानी है कि अच्छा ये चीज़ चेक कर ली, ये चीज़ चेक कर ली, ये चीज़ चेक कर ली। तो वो कुछ मिस नहीं करेंगे और उनका जो ज़्यादा रोबस्ट सिक्योरिटी आने वाली है, ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। बग बाउंटी में है, मान लो कि जो हाईएस्ट पेइंग वाली होंगी उसमें तो सबसे ज़्यादा निकाल लेंगे, बट जो लो वाली होगी, लो वैल्यू वाली, उसको ज़्यादा लोग नहीं अटेम्प्ट करने वाले, तो वहाँ पे सिक्योरिटीज़ जो है फिर भी थोड़ी ढीली रह जाएगी। टॉकिंग अबाउट मेथोडोलॉजी, तो ग्रेटेस्ट डिफरेंस जो है टेस्टिंग मेथोडोलॉजी का है बग बाउंटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। तो जो हमारे बग बाउंटी वाले हैं, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया कि सेम चीज़ है वही, कि भी यार उसमें उनकी मेथोडोलॉजी क्या होने वाली है, हिट एंड ट्राई करेंगे, कुछ चीज़ें ट्राई करी, मिल गया अगर उसमें कोई बग मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला तो वो मूव ऑन कर जाएँगे। हो सकता है कि किसी और क कम प्रोग्राम में चले जाएँ देखने के लिए, किसी और वेबसाइट पे चले जाएँ या किसी और बग पे मूव ऑन कर जाएँ कि यार चलो मैं हाईएस्ट पिक नहीं कर रहा, मैं सेकंड हाईएस्ट पे चला जाऊँगा, राइट? तो वो लोग का जो मेथोडोलॉजी है इतना फुल प्रूफ नहीं होगा। अब जैसे मैंने चेकलिस्ट का बताया ना, पेन टेस्टिंग की वहाँ पे पूरी चेकलिस्ट होने वाली है, तो उनका तो फुल जो है फुल प्रूफ होने वाला है, कि सारे डोमेन्स चेक करने हैं, हर एक जगह को ढंग से चेक करना है। तो बग बाउंटी वो चीज़ नहीं होती। अच्छा, तो अगर आप जो है इस चीज़ में आना चाहते हो, बग बाउंटी करना चाहते हो, तो अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन माँगोगे तो हाँ, आपको जैसे पेन टेस्टर्स करते हैं वैसे आपको भी अपनी एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग भूल जाते हैं। अगर आप किसी बग बाउंटी के प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप उसको ढंग से चेक करो, कोई बग फाइंड आउट करो, तो अपने एक चेकलिस्ट बनाना आप भी, ठीक है? कि मैं क्या करने वाला हूँ। जब पहली बार आप सीख रहे हो, ठीक है? तो सीखते-सीखते पहले औरों को देखोगे कि और लोग क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ हमने देखी थी ना हैकाथॉन पे, एक्टिविटी देखी कि किसने क्या बग फाइंड आउट किया। वो सी चीज़ें आप खुद सब चीज़ें आप खुद पहले रेप्लिकेट करने की भी कोशिश करोगे, उन्होंने क्या किया है, क्योंकि प्रैक्टिस से आप सीखने वाले हो। उसके बाद आप ये सब चीज़ें एक चेकलिस्ट बनाते जाओ कि अच्छा मैं पहले क्या करूँगा, जब मुझे किसी प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मैं सबसे पहले उसकी जो है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस देखने वाला हूँ। उसमें क्या-क्या मुझे पब्लिक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उसके क्या डोमेन्स हैं, सब डोमेन्स हैं, क्या आईपी एड्रेसेस हैं, डीएनएस, सर्वर्स कौन-कौन से रन हो रहे हैं उनके, फायरवॉल के क्या रूल्स हैं, क्या पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑन है या नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करी। उसके बाद फिर आप जो है अगले स्टेप पे चले जाओ कि अब मैं इसके जो है अटैक्स ट्राई करके देखूँगा कि इसमें कौन-सी सर्विसेज़ रन हो रही है, कौन-सी सर्विस में क्या पासवर्ड यूज़र नेम है, या इसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही, कितने जो इनपुट बॉक्सेस हैं यहाँ पे, अगर कोई वेबसाइट है उसमें इनपुट बॉक्सेस होंगे ना, तो उन इनपुट बॉक्सेस में क्या टेक्स्ट जो इनपुट देता है उसकी सैनिटाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, या यूआरएल में इंजेक्शन डालते हैं लोग, ऑथेंटिकेशन को ब्रूट फोर्स करते हैं यहाँ पे कि यूआरएल को ही ब्रूट फोर्स करना शुरू कर देंगे। जो हम लोग ऊपर जो एड्रेस लगता है ना, एड्रेस बार टॉप पे, उसको भी ब्रूट फोर्स करना शुरू कर देते हैं कि कोई हो सकता है डोमेन ऐसा निकल के आ जाए, सब डोमेन, जो कि हम लोग को दिखना नहीं चाहिए, कोई हिडन, कोई एडमिन पेज निकल के आ जाए, राइट? तो आप एक चेकलिस्ट बनाओ, जिसमें आप लिखते जाओगे कि अच्छा ये सब चीज़ें मुझे करनी है। तो जब आप किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करोगे तो आप जल्दी-जल्दी सब चीज़ें चेक कर पाओगे विदाउट मिसिंग एनीथिंग। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग कई बार मिस कर जाते हैं कि यार ये बेसिक वाले इसको कौन करेगा? और कई बार वो बेसिक वाले ही निकल जाते हैं बग्स, राइट? तो अपना चेकलिस्ट बनाना, पेन टेस्टर से एक चीज़ हम लोग को सीखनी चाहिए, बग बाउंटी हंटर्स को, जो कि इन जनरल लोग नहीं करते। जो अच्छे वाले होते हैं ना, जो हाईएस्ट वाले, जो टॉप रैंकिंग आपके बग बाउंटी हंटर्स होंगे, वो ये चेकलिस्ट फॉलो करते हैं। और ये चीज़ मैंने खुद हमारे जो टीम लीडर है नितेश सर, उनसे सीखी थी कि एक चेकलिस्ट मेंटेन करना ज़रूरी है। उससे आपका जो माइंडसेट है, वो सही ट्रैक पे चलेगा। टाइम, तो टाइम की बात करें तो व्हाइल बग बाउंटी प्रोग्राम्स आर एवरग्रीन एंड ऑलवेज ऑन, ट्रेडिशनल पेन टेस्टिंग हैज़ बीन लिमिटेड बाय टाइम बॉक्स असेसमेंट। क्या मतलब हुआ कि हमारे जो बग बाउंटी जनरली वो ऑलवेज ऑन रहता है, कि अगर जैसे एप्पल की बात करें, उबर की बात करें, गूगल की बात करें, तो उनके बग बाउंटी हमेशा चलती रहती है। क्यों? क्योंकि इनको जो है अपनी सर्विसेज कंसिस्टेंटली देनी है, और कोई भी बग निकल के आता है, कोई भी अपडेट में ऐसा बग निकल के आए, वो चीज़ उनको चाहिए कि कोई रिपोर्ट कर दे। तो उनका जो बग बाउंटी प्रोग्राम्स है जनरली ऑलवेज ऑन रहते हैं। ऐसा नहीं कि खाली लिमिटेड टाइम के लिए। हाँ, कुछ ऐसे होंगे जो लिमिटेड टाइम के लिए आएँगे, फिर उसको जो है बंद कर देंगे। वो कंपनी के ऊपर है या उस ऑर्गनाइजेशन के ऊपर है। बट जनरली एवरग्रीन या ऑलवेज ऑन रहने वाला है। और पेन टेस्टिंग उस दूसरी साइड पे
इसमें जो है टाइम बॉक्स असेसमेंट्स हैं, यानी कि आपको बोला जाएगा कि यार 10 दिन आपके पास है या 15 दिन आपके पास है, इसको चेक करके बताओ कितना सिक्योर है वो सिस्टम। या महीने का टाइम दे दिया या जितना भी उनको टाइम फ्रेम दे दिया कि उतने में उनको जो है चेक करना है, वल्नरेबिलिटीज पूरा असेसमेंट करनी है, एक रिपोर्ट सबमिट करनी है कि अच्छा इसमें ये वल्नरेबिलिटीज मिली है, इसको ऐसे फिक्स किया जाता है। फिक्स करने के बाद उसकी कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही, कि कंपनी उस चीज को फिक्स कर रही है, या अगर वो ये जो सिक्योरिटी टीम खुद ही है अगर जो चीज को फिक्स करने वाली है, तो उसको जो है कंप्लायंस देखेगी कि कितनी चीजें हमने सजेस्ट करी थी वो चीजें फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। और फिर उसके बाद उसका फिर एक रिस्क असेसमेंट वगैरह होगा कि यार कितनी चीजें आपने सिक्योर कर रखी है और आपकी कंपनी का जो रिस्क स्कोर है। अब रिस्क स्कोर क्या होता है कि यार आपके जितने भी एसेट्स हैं, अ, मान लो आपके कंपनी में कुछ सेंसिटिव डेटा होल्ड किया जाता है, यूजर नेम पासवर्ड को कैसे स्टोर किया जाता है, आपकी जो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉय की जो सैलरी इन्फॉर्मेशन है, या आपके रिकॉर्ड्स है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह, जो भी सब चीजें आपकी थोड़ी प्रोटेक्ट, इसको आपको प्रोटेक्ट करना है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसको ऐसा होता है ना कि हम तिजोरी में रखते हैं, तो आपकी तिजोरी वाला सामान है, तो इसको जो है आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इसका रिस्क क्या है, ये कितना रिस्क है, इसको कितना पब्लिक फेसिंग रखा गया है, यानी कि इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो वेल एंड गुड, बट अगर कर सकते हो तो उसके कितने एक्सेस के जो होता है ना पर्सपेक्टिव, कि आप उसको किस तरीके से आप उसको जो है घर से बैठे बैठे लॉग इन कर सकते हो, या क्या आपका सीन रहने वाला है। तो वो सब उसका रिस्क स्कोर डिटरमाइन करते हैं उसकी बेसिस पे कि अच्छा आपकी कंपनी का जो रिस्क स्कोर है ये अच्छा है खराब है, वो सब उनके रिस्क मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होता है। हम उस चीज में इतना नहीं जाएंगे, बट एक आइडिया देने के लिए आपको, तो पेन टेस्टर्स को ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ती है। अगेन बहुत सिस्टमैटिक है और टाइम बाउंड रहता है। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी एक्टिविटी है। ऑन द अदर हैंड बग बाउंटी प्रोग्राम्स आर वेरी टैक्टिकल एंड ट्रांजैक्शनल। फाइंड अ vulnerability, रिपोर्ट इट, गेट पेड फॉर इट एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट रन। तो आपको जो भाई कि आप स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हो, मुझे उसको सिक्योर करना है, तो आपको सारे खाने चित करने पड़ेंगे, चेक बॉक्सेस फिल करने पड़ेंगे। बग बाउंटी में ऐसा नहीं है कि आप जो है एक बग मिला मिला तो उसके पैसे मिल गए, रिवॉर्ड मिल गया, बाउंटी मिल गई, नहीं तो आगे बढ़ो। And as noted earlier, penetration testing is often viewed as an extension of an internal security team and collaborates closely with defense teams. यानी कि आपकी जो पेन टेस्टिंग टीम होती है, अगर वो बात हो सकता है फुल टाइम हो, या फिर सिक्योरिटी जो टीम कंपनी की ऑलरेडी है उसके साथ एसोसिएशन में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जैसे भी काम कर रही होती है, तो उनका जो काम करने का जो स्ट्रैटेजी होगा उन्हीं के साथ क्लोजली लिंक्ड होगा। और इसी वजह से उनकी जो पेन टेस्टर्स हैं वो डीपली अंडरस्टैंड करते हैं सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को, एप्लीकेशंस को। अब जैसे मैंने आपको कल परसों बताए थे, बेसिक्स बताए थे ना कि नेटवर्किंग आनी चाहिए, ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज आनी चाहिए, या जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, या कोई ऐसी जो हमारी एच टी एम एल, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें, हाँ, पता होनी चाहिए, बट आपको सब कुछ पता होने की जरूरत नहीं है। आप एक लिमिटेड डोमेन में भी बग हंटिंग कर सकते हो। मान लो आपको जावा आती है, तो आप मान लो एंड्रॉइड, अगर आप एंड्रॉइड कर रहे हो तो एंड्रॉइड वाले उसमें डोमेन में आप बग हंटिंग कर सकते हो। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिमिटेड कर सकते हो अपने आप को। बट जो आपको जो पेन टेस्टर होगा उसको ये लिमिटेशन अलाउड नहीं है, उसको सारे के सारे चीजें पता होनी चाहिए कि नेटवर्क कैसे काम करता है, कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है, एक सॉफ्टवेयर अगर मैं कोई इंस्टॉल करता हूँ, सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करता है, उसकी जो बाइनरी फाइल्स जनरेट होती हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं, अगर उसकी कोई रजिस्ट्री एडिटर एडिटर होता है, एडिटिंग होती है, तो वो कैसे होती है, कौन सी कीज उसमें लगती है, या अगर हम उसका हेक्स क्या है, तो ये सब थोड़ी टेक्निकल चीजें हो जाती हैं। बट ये पेन टेस्टर्स को सब चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे काम कर रहा है, एक वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। बग बाउंटी में ऐसा काम, इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप काम कर सकते हो। एंड यू लर्न एज यू गो। मतलब आपने आज कुछ बग बाउंटी में एनरोल किया, आपने देखा, हो सकता है कि किसी और ने कुछ बग रिपोर्ट करा है, आपने कोई नई चीज सीख ली उससे, राइट? तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। पेन टेस्टर ऐसा नहीं कर सकता कि अच्छा मैं आज काम कर रहा हूँ, एक हैकर ने अटैक किया और मैं उस चीज से सीख लिया। कंपनी को नुकसान हो गया ना इस चीज में कि आपने सीखा भी तो हैकर से सीखा, ये चीज आपको खुद से पता होनी चाहिए थी। तो ये एक अगेन एक डिफरेंस हो जाता है दोनों के बीच में। अब बात करते हैं हॉल ऑफ फेम की। तो ईच पब्लिक प्रोग्राम हैज अ हॉल ऑफ फेम। दिस इज सिमिलर टू द लीडरबोर्ड एक्सेप्ट दैट इज इट इज फीचर्स द सिक्योरिटी रिसर्चर्स हु हैव सबमिटेड एटलीस्ट वन वैलिड बग रिपोर्ट टू द प्रोग्राम। द हॉल ऑफ फेम एक्नॉलेजेस द वर्क ऑफ रिसर्चर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ बाउंटी प्रोग्राम। यानी कि जैसे एक हमारा लीडर बोर्ड होता है ना, कोई गेम खेलते हो, मान लो आपने कोई ऑनलाइन गेम खेला, कुछ टाइम पहले वर्ड में लोग खेलते थे, मतलब ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपको वर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो एक गेम के एंड में उनको एक लीडर बोर्ड दिखाता है कि कौन टॉप पे, किसने कितने ज्यादा वर्ड्स फाइंड आउट किए, कौन से पॉइंट्स उसके। तो वैसे लीडर बोर्ड जैसा ही एक हॉल ऑफ फेम होता है। और जितने भी आपके बग बाउंटी प्रोग्राम्स होंगे, जनरली वो एक ऐसा लीडर बोर्ड है, एक ऐसा हॉल ऑफ फेम मेंटेन करते हैं।
अगर वो खुद की वेबसाइट पे कर रहे हैं, खुद के प्लेटफ़ॉर्म पे कर रहे हैं, तो उनकी प्लेटफ़ॉर्म पे होगा। अदरवाइज़ जैसे अगर हैकरवन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो जहाँ पे प्रोग्राम उन्होंने लिस्ट किया है, उसी के अंदर हमको सारी चीज़ें मिल जाती है कि उसकी क्या एक्टिविटी है, क्या उसके स्टैट्स हैं, क्या उसकी थैंक्स मतलब जो कंपनी जैसे ट्विटर है या उबर है या जो मान लो मेटा है, तो ये लोग उसको किन लोगों को थैंक कर रहे हैं उनकी वल्नरेबिलिटी फाइंडिंग की वजह से। तो हॉल ऑफ फेम एक थोड़ी प्रेस्टिजियस सी चीज़ हो जाती है अगर आप ऐसा फीचर कर रहे हो। यहाँ पे इसमें स्क्रीनशॉट लगा रखा है, तो आप उसमें देख सकते हो कि कोई प्राइवेट अकाउंट है, उसके पास 488 पॉइंट्स हैं, फिर 347 पॉइंट्स हैं, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। पर वल्नरेबिलिटी आपको जो मिला है, उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलता है कि कितने सीवियर थी आपकी वल्नरेबिलिटी और उसका क्या वैल्यूएशन था, उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, फिर उसकी रैंकिंग होती है। तो अगर आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर किसी को हायर करना चाहते हो तो वो तो ये हॉल ऑफ फेम खोल के देखेंगे कि अच्छा ये सबसे बड़ा बंदा है जिसने सबसे ज्यादा फाइंड आउट किया, इसका पता करो, इसे हायर करना, सो बुलाओ। राइट? तो अल्टीमेटली जब हम लोग बात करते हैं इंटरव्यूज की या किसी जॉब वॉब के लिए, तो आपको नोटिस होना होता है ना, आप हाउ डू यू स्टैंड आउट, आप अलग, क्योंकि बग बाउंटी सब लोग कर रहे हैं, पेन टेस्टिंग काफी लोग कर रहे हैं, तो आप बाकियों से अलग कैसे हो, ये है आपका अलग दिखाने का तरीका कि यार आपके पास पॉइंट्स हैं। और ये पॉइंट्स हो सकता है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स भी हों। मतलब ये तो चलो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात हो रही है, अगर जैसे हैकर वन में बात करें, तो जरूरी नहीं है कि खाली पर प्रोग्राम हो, हर एक प्रोग्राम के तो अपने लीडर बोर्ड्स होंगे ही, बट कोई ऐसे लीडर बोर्ड्स भी होते हैं जिसमें कि उस बंदे ने कितने बग्स फाइंड आउट किए टोटल, यानी कि अलग अलग प्रोग्राम से मिला के भी, तो वो एक अलग ही उसका जो है ऑरा निकलेगा, एक अलग ही औहदा बन जाएगा उसका। तो हॉल ऑफ फेम काफी एक प्रेस्टिजियस चीज होती है और हर कोई ट्राई करता है कि यार उसमें एंट्री मिल जाए किसी तरीके से। लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट तो खैर वो पैसे के लिए करते हैं कि उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है और कुछ अप्रिसिएशन मिलेगा, शायद उस अप्रिसिएशन को यूज करके अपने इंटरव्यू वगैरह में दिखा देगा कि मैंने बाउंटी करी है। तो कुछ लोगों का एजेंडा ये रहता है कि मैं उसको यूज करने वाला हूँ जैसे एक्सपीरियंस की तरह, कि लोग बोलते हैं ना कि कंपनी में काम किया, इंटर्नशिप करी, तो कुछ लोग ये बग बाउंटी करके भी अपना एक्सपीरियंस बोलते हैं कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैंने अपने बग्स फाइंड आउट किया है, जिसके बेसिस पे कंपनीज उनको हायर भी कर लेती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती, कर लेती हैं। कंपनीज में भी चीजों की डिमांड होती है कि बंदे को नॉलेज है। राइट? बट कुछ लोगों का एजेंडा अलग होता है, कुछ लोग इस हॉल ऑफ फेम के लिए ही काम कर रहे होते हैं कि मुझे इस पे आना है। लोगों की मोटिवेशन अलग है, जिस टाइप की आपकी मोटिवेशन उस टाइप से आप जो है इतना ज्यादा अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करोगे। अगर आपकी छोटी मोटी मोटिवेशन है कि यार एक आध मुझे बग बाउंटी मतलब रिवॉर्ड लेके आगे बढ़ना है इसमें, तो शायद आप इतना जो है इसमें कामयाबी ना हासिल कर पाओ। जब आपकी मोटिवेशन स्ट्रांग होगी तो आप उसमें ज्यादा आगे बढ़ोगे। तो बात कर रहे हैं रिवॉर्ड्स की, तो हाईएस्ट पेइंग बग बाउंटी प्रोग्राम्स जो है आज की तारीख में वो इनके हैं। तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पेइंग है एप्पल का है, एप्पल सिक्योरिटी बाउंटी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इन लोगों को एक्सप्लोर भी करते हैं कि एप्पल का क्या है। और तो ये एप्पल का सबसे पहले तो ये हमारा हॉल ऑफ फेम है। राइट? क्योंकि हॉल ऑफ फेम की बात करी तो आपको एक बार दिखाई देता है हॉल ऑफ फेम कैसा होता है। Apple Web Server security acknowledgements. Apple publishes this article to acknowledge and thank those who have reported potential security issues on our web servers. Credits are added quarterly after the issue has been identified and addressed. यानी कि ये लोग क्रेडिट जब देते हैं तो वो क्वार्टरली देते हैं, साल में 4 बार देंगे। राइट? बट ऐसा नहीं कि रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं, मतलब जो है कि आपने रिपोर्ट किया उसको जो है इन्होंने क्रेडिट दे दिया, ऐसा नहीं है, क्वार्टरली जो है सारा रिव्यू करते हैं। तो ये काफी एक लंबी लिस्ट है और महीने के हिसाब से चल रहा है। थिंक ये अक्टूबर 2022 का है, इससे ऊपर ये हमारा नवंबर का है, तो ये अप टू डेट करते रहते हैं। और जस्ट फॉर कंट्रोल+F, क्योंकि मैंने आपसे कल बात करी थी, तो हमारी नीतीश सर है, ये भी हमारे हॉल ऑफ फेम में है। राइट? ये इनकी 2 बग्स हैं। शुभम सर भी हमारे साथ इस बग बाउंटी में है। राइट? तो इन्होंने भी जो है यहाँ पे रिपोर्ट किया था, ये भी हमारे हॉल ऑफ फेम में है। तो अगर आप चाहो तो इनके बारे में और देख सकते हो और इन्होंने क्या रिपोर्ट किया था उसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये एप्पल का है, ये उनका हॉल ऑफ फेम है। तो हॉल ऑफ फेम के लिए लोग ट्राई करते हैं आने की, काफी इतना आसान नहीं होता बट लोग ट्राई करते रहते हैं, स्पेशली ऐसी बड़ी कंपनीज में जहाँ पे जैसे एप्पल या मेटा या जितने माइक्रोसॉफ्ट बड़ी कंपनीज में, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो एक्सपीरियंस बाउंटी हंटर्स है वो आने वाले हैं। तो यहाँ पे मतलब क्रैक करना इस चीज को कि जो है अपना नाम यहाँ पे लेके आना काफी बड़ी बात हो जाती है कि आप उन यू आर फाइटिंग अमंग्स द वेरी बेस्ट एंड विनिंग ऑल्सो, कि आपका नाम यहाँ पे आ रहा है। तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है इनका। रही बात बाउंटी की, तो ये एप्पल का सिक्योरिटी बाउंटी का जो जो इनका वेब पेज है वो है, इफ यू सबमिट अ रिसर्च फॉर अ सिक्योरिटी और प्राइवेसी वल्नरेबिलिटी और रिपोर्ट में बी एलिजिबल फॉर अ रिवॉर्ड। बेसिकली आप इनके साथ एनरोल करो, यहाँ पे शायद साइन अप करना पड़ेगा या साइन अप के बिना भी काम चल जाएगा अगर आप खाली ईमेल एड्रेस वगैरह दे दो जिसकी बेसिस पे आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। थोड़ा वेरिफिकेशन प्रोसेस होने वाला है कि आप, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी रहे कि आप कौन हो जिसने ये सबमिट किया है। फिर अपनी सबमिट आप रिसर्च सबमिट करोगे, इन्होंने पूरा बता रखा है कैसे क्या करना है। राइट? और
सेंड रिपोर्ट्स ऑन दिस वगैरह वगैरह। अब इनकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कैटेगरीज की, सॉरी, तो जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इनका प्रोडक्ट है डिवाइस अटैक बाय फिजिकल एक्सेस, जो मैंने लॉक स्क्रीन की बात करी थी ना, तो लॉक स्क्रीन बाईपास अगर आप करते हो तो आपके रिवॉर्ड होनी चाहिए 5,000 से $1 मिलियन। तो बहुत ज्यादा इसमें जो है लोग इंडल्ज करने वाले, क्योंकि हाई पेइंग चीज हो गई ना। मतलब नॉट नेसेसरी हाई पेइंग, यहाँ पे और भी है ऐसे, बट यू गेट द आइडिया कि अच्छा, लॉक स्क्रीन वाले के इतने पैसे हैं, यूजर डेटा एक्सट्रैक्शन के सेम 5,000 से 250,000। तो ये मिलियन नहीं है, सॉरी, ये 100,000 था, ये 250,000 है। उनका थोड़ा सिस्टम अलग रहता है ना, हमारे यहाँ तो ये 2.5 लाख हो गया, ये $2.5 लाख, ये $1 लाख, राइट। थोड़ा सिस्टम अलग है इन लोगों का। डिवाइस अटैक वाया यूजर इंस्टॉल्ड ऐप, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा। ये अगर किसी ऐप के थ्रू आपको मिल रहा है कि आपने कोई ऐप इंस्टॉल करा है, उसके थ्रू आपको जो है अनऑथराइज डेटा जो मिल जाता है, उसके रिवॉर्ड्स क्या है। ऐसे इन्होंने अलग कैटेगरीज बना रखी है कि किस चीज में आप इंडल्ज करना चाहते हो, किस चीज में आप इन्वॉल्व होना चाहते हो। साथ में अब जैसे मैंने आपसे बात करी थी कि खाली प्रोडक्ट्स की बात नहीं होती, यहाँ पे अलग अलग इंटरफेसेस भी होते हैं। जैसे ये हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, इसमें जो आपके मैक भी होंगे, इनके मोबाइल फोन्स जो होते हैं, आईफोन आता है वो होगा, टैबलेट्स होंगे, या सर्विसेज जैसे आपकी क्लाउड है, या रिमोट कोड, मतलब क्लाउड के अंदर क्या आपके रिवॉर्ड्स हैं, राइट। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, जिसमें कि आप यहाँ पे जैसे आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो जाता है, इंजेक्शन हो जाते हैं हमारे, वो सब लॉजिक फ्लॉज, बग फ्लॉज वगैरह, ये सब। तो इनके अलग अलग कैटेगरीज हो गए ना, जैसे कि किस चीज पे आप जो है हंटिंग कर रहे हो अपनी बग्स की। इनफैक्ट यहाँ पे आई थिंक एग्जांपल्स भी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स में जाके व्यू एग्जांपल्स करके देखते हैं। तो 5,000 आपको मिलेंगे, जैसे अगर आप लॉक स्क्रीन वाला कर रहे हैं तो 5,000 आपको तब मिलेंगे जब एक्सेस टू पार्ट ऑफ वन एप्स कंटेंट बाय bypassing the lock screen without significant or very technical effort on the physical device. As an example, you demonstrated the ability to view one or few of a user's contacts. अगर आप एक आईफोन में जाते हो, लॉक आपका मतलब जो स्क्रीन लॉक पड़ा है, उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, उसके बावजूद आपने मान लो कोई यूजर के कुछ कॉन्टैक्ट्स निकाल लिए अंदर से, ठीक है, तो वो एक वल्नरेबिलिटी हो गई। अब आपको मैं इसका एग्जांपल दे ही देता हूँ कि इसी इसी चीज का एग्जांपल देता हूँ कि क्या है। कुछ टाइम पहले तक, अभी जैसे iOS 16 पॉइंट कुछ चल रहा है, आई थिंक 1-2 साल पहले की बात है। उसमें जो हमारा इसमें जो वॉइस असिस्टेंट सिरी होता है, तो अगर आप चाहो तो आप उसके थ्रू आप बोलोगे कि क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, नए फीचर्स आते हैं, तो एक हैंड्स फ्री सिरी होता है, जैसे हमारा एलेक्सा होता है, या हे गूगल या ओके गूगल होता है, वैसे हमारा हे सिरी होता है कि आप उसको बोलते हो तो आपका सिरी चालू हो जाता है बिना फोन को अनलॉक किया। और वहां पे आप जो उसको कॉलिंग के लिए बोल सकते हो कि मुझे कॉल करना है, किसी को मैसेज करना है, तो वो उस टाइम पे अलाउ कर देता था। तो इससे आपको कुछ डिटेल्स मिल जाती थी कॉन्टैक्ट्स के बारे में, क्योंकि आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हो फोन के अंदर वाली चीज से, जो नहीं होनी चाहिए थी। तो उन्होंने उसके बाद उसको फिक्स किया और इस चीज को ब्लॉक कर दिया कि अच्छा, लॉक स्क्रीन से आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। उन्होंने लिमिट कर दिया, आप म्यूजिक चला सकते हो लॉक स्क्रीन से, क्योंकि वो चीज आप कोई नुकसान नहीं करे म्यूजिक चलाने से, बट आप कोई कॉन्टैक्ट को कोई मैसेज नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, उस चीज का आपको अपना फोन अनलॉक करना पड़ेगा। तो ये एक वल्नरेबिलिटी थी, किसी ने फाइंड आउट की होगी, उसको रिवॉर्ड मिला होगा। ये 100,000 वाली, तो ब्रॉड एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा फ्रॉम द लॉक स्क्रीन, एज एग्जांपल यू डेमोन्स्ट्रेटेड अ फुल लॉक स्क्रीन बाईपास, यानी कि अगर आपने पूरा लॉक स्क्रीन बाईपास ही कर दिया, आप सीधा होम स्क्रीन पे चले गए बिना पासवर्ड डाले, तो उसके लिए ये रिवॉर्ड है। तो ये आपको खाली एक आइडिया देने के लिए कि किस टाइप के जो आपको सबमिट करोगे अगर आप बग्स, तो आपको कैसा रिवॉर्ड मिलने वाला है, और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे आप और स्टडी कर सकते हो, और अगर आप इस चीज में एनरोल करना चाहते हो तो ये आपकी ऊपर है। अब क्योंकि फिर हमारा अगला था मेटा। अब मेटा जो है नई, आपको मालूम है कि फेसबुक ने जो है अपना एक नेम चेंज किया है, जैसे एक तक वो सीरियल में नाम चेंज कर देती थी या कैरेक्टर चेंज कर देती थी, तो उन्होंने फेसबुक को मेटा बना दिया, कुछ इन लोगों के प्राइवेसी इश्यूज या नेम, ब्रांड नेम को संभालने के लिए उन्होंने किया है। तो आप इसमें जाके इनका देख सकते हो कि मेटा बाउंटी प्रोग्राम क्या है। तो इन्होंने जो है लास्ट 21 नवंबर को, पिछले महीने अपडेट किया था इसको। तो ये लोग बता रहे हैं कि वही कि मेटा रिकग्नाइजेस द वैल्यू external security researchers can bring to the security of meta systems and are welcome to seek and reward eligible contributors from security researchers as outlined below। तो उन्होंने पूरा बता रखा है कि क्या चीज इसमें होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल रिसर्च एंड डिस्क्लोजर पॉलिसी, एंड की अगेन ये आपको फॉलो करनी चाहिए। हम लोग कोई फुल डिस्क्लोजर नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात काम करनी चाहिए, क्योंकि आप लीगल ट्रबल में फंस सकते हो अगर आपने फुल उसमें डिस्क्लोजर कर दिया तो। बिकॉज एसेंशियली फिर आप क्राइम कमिट कर रहे हो ना, कि आपने एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट ही तो किया एक टाइप से, अगर आपने उसको फुल इसी जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म में डाल दिया, क्योंकि आपकी वजह से उसको कोई क्राइम हो सकता है। तो वो चीज अवॉइड करनी है, रिस्पॉन्सिबली डिस्क्लोज करना है चीजों को। सेफ हार्बर प्रोविजंस, यानी कि बेसिकली अगर आप इस पे अटैक कर रहे होंगे वेबसाइट पे बग्स फाइंड आउट करने के लिए, तो आप क्या चीजें कर सकते हो, क्या चीजें नहीं कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए आगे जाके। बट
इन एसेंस कि अगर आपको जिसमें कर रहे हो बग बाउंटी के लिए, अगर आपने उसमें एनरोल किया हुआ है, तब आपको कुछ एक टाइप से थोड़ा-सा फ्री पास मिलेगा कि आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, जो कि अदरवाइज़ ब्लॉक कर दी जाती। अगर आप खुद से जो है नॉर्मली बिना एनरोल करे बग बाउंटी में कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हो एक्सेस करने की, हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया जाए या फिर आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, आपके सर्वर को। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए थोड़ा सेफ हार्बर वगैरह बता रखा है, बग बाउंटी की प्रोग्राम प्रोसेस बता रखी है और क्या स्कोप है इनका। तो आप फेसबुक पे जा सकते हो, इनके जो मैसेंजर एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्योंकि फेसबुक ओन करता है, इन पे भी आप ट्राई कर सकते हो अपना बग बाउंटी वाला सामान। क्वेस्ट, वर्कप्लेस, पोर्टल, इंटरनेट डॉट ओआरजी जो इनका फ्री बेसिक्स वाला जो शुरू हुआ था, जो इंडिया में नहीं चल पाया इनका क्योंकि लोगों ने इसको अपोज किया था। एक्सप्रेस वाईफाई, रेबैन स्टोरीज, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बाय मेटा, जो भी इनके प्लेटफॉर्म उन्होंने बता रखा है, कर रखा है। जैसे फेस जो हमारे एप्पल ने बता रखा था कि डिवाइसेस हैं, ये क्लाउड सर्विसेज जिसके अगेंस्ट आप ये कर सब करते हो। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि क्या स्कोप है आपके, तो इस चीज पे आप बग बाउंटी कर सकते हो। तो ये फेसबुक हो गया, दिस इज सेकंड हाईएस्ट पेइंग। इसकी रिवॉर्ड्स क्या हैं, आई थिंक अगर हम लोग को नीचे स्कोप नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। जैसे एप्पल ने थोड़ा ढंग से डिस्क्लोज किया था, इनको तो वैसे भी टेक्स्ट थोड़ा सा स्मॉल है, बट यहाँ पे हम लोग को रिवॉर्ड्स नहीं दिखाई दे रही कि क्या रिवॉर्ड मिलने वाले। तो आई थिंक बट क्योंकि ये चीज हाईएस्ट पेइंग में थी, मतलब जो मैंने रिसर्च करी उसके बेसिस पे, तो आप मान के चल सकते हो कि सेकंड नंबर पे तो एप्पल से थोड़ा सा ही पीछे होगी। टॉकिंग अबाउट गूगल नाउ, तो गूगल ने तो अपना एक काफी अच्छे से प्लेटफॉर्म बना रखा है बग बाउंटी वाला, कि इसमें पूरा इनका पेज है, इंस्ट्रक्शंस हैं, इनफैक्ट कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप चाहोगे। इनका लर्न का भी सेक्शन बना रखा है, तो अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो कि क्या है। प्रिपरेशन करो, इंस्पायर फ्रॉम द कम्युनिटी और जस्ट स्टार्ट हंटिंग, यानी कि आप पहले देखो लोग क्या कर रहे हैं, उसके बेसिस पे एक्सप्लोर करो। कुछ मिलता है तो रिपोर्ट करो, यहाँ पे इनके बारे में बता रखा है, और कलेक्ट योर बग्स एज डिजिटल ट्रॉफीज एंड अर्न पेड रिवॉर्ड्स। तो उन्होंने पूरा एक 3 स्टेप प्रोसेस बता रखा है कि आप क्या कर सकते हो उनके साथ। अबाउट सेक्शन में जाके हम लोग देख सकते हैं, मान लो उनके क्या रूल्स हैं। अगर हम लोग एंड्रॉइड की बात करें, अब इनके वजह से क्रोम है, एंड्रॉइड है, या कोई ओपन सोर्स इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर, तो आप वो सब क्या करोगे। तो उनका स्कोप क्या है एंड्रॉइड का। वी आर इंटरेस्टेड इन रिपोर्ट्स ऑन पिक्सल, गूगल नेस्ट जो उनका स्मार्ट स्पीकर आता है, फिटबिट जो उनकी डिवाइसेस आती है। इनफैक्ट आई थिंक फिटबिट को गूगल ने खरीद लिया है, फिटबिट इनिशियली इनका नहीं था। एंड their latest available versions of operating systems. So this set of devices changes over time, but as of October 2022, this includes Pixel 7, 7 Pro, 6, जो भी इनके डिवाइसेस रही हैं अभी तक, उनके ऊपर उन्होंने जो है स्कोप दिखा दिया कि इसमें आप वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करोगे तो चलेगा। तो ये गूगल के अंदर आता है। अगर आप किसी भी और एंड्रॉइड में फाइंड आउट करने वाले हो, तो वो इस जो है इस चीज में स्कोप में नहीं है वो। इनका शायद अलग से कोई अगर होगा तो होगा, बट अदरवाइज वो कंपनी टू कंपनी फर्क पड़ने वाला है। फिर गूगल नेस्ट का ही बता रखा है, फिटबिट का बता रखा है, फिर क्वालिफाइंग वल्नरेबिलिटीज बता रखी कि क्या चीजें क्वालिफाई करती हैं या क्या चीजें नहीं क्वालिफाई करती हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं जैसे वल्नरेबिलिटीज डिस्कवर्ड इन द एंटायर प्रोडक्ट स्टैक इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एओएसपी और अदर ओएस, मतलब इन्होंने बता रखा क्या चीजें एलिजिबल है इसमें, बट कुछ चीजें एलिजिबल नहीं है। जैसे फिशिंग अटैक्स है, वो एलिजिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि फिशिंग अटैक्स तो आप ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के ऊपर देख रहे हो ना, कि आपने किसी बंदे को बेवकूफ बनाया कोई क्रेडेंशियल देने के लिए, चाहे आपने उस पर किसी की लिंक पे क्लिक करा दिया, कोई ऐसा ईमेल भेजा जिसपे वो स्कैम हो गया, उसने आपको फोन पे कोई डिटेल्स बता दी, तो ये सब तो एक टाइप से चीटिंग हो गई ना। बग्स तो ये बग नहीं हो, ये तो ह्यूमन एरर है। तो फिशिंग अटैक्स आउट ऑफ स्कोप होते हैं। तो अगर आप ये सब करके कुछ क्रेडेंशियल्स निकाल रहे हो, तो चीज आउट ऑफ स्कोप है, आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर देंगे या उस पर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे। इश्यूज दैट अफेक्ट ओनली यूजर डिबग बिल्ड्स, यानी कि आपने खुद कोई एप्लीकेशन बनाई है जिसमें कि मतलब आपने नहीं बनाई, किसी डेवलपर ने बनाई है, तो वो डिबग करने के लिए उसने डाल रखा है। तो अगर आप उसमें कोई बग निकालो, उसका कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि वो जो डिबग वाली एप्लीकेशन है वो फुल जो पब्लिक के लिए अवेलेबल एप्लीकेशन है ही नहीं। बग्स दैट सिंपली कॉज एन ऐप टू क्रैश, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऐप टू ऐप है, जिस ऐप का डेवलपर है उसको खुद फिक्स करना चाहिए वो तो। आपको ये गूगल यहाँ से कुछ नहीं देने वाला है। issues with negligible security impact as described in Bug Hunter University with some exceptions. So इन्होंने कुछ ऐसे बना रखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में दे रखे होंगे जो नेग्लिजिबल है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उस चीज को काउंट नहीं करने वाला। फिर इसके और चीजें बता रखी हैं क्या क्या है, और यहाँ पे रिवॉर्ड्स दे रखे हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन में पिक्सल टाइटन एम विद परसिस्टेंट 0 क्लिक जो भी इनका है, उसका मिनिमम रिवॉर्ड जो है काफी ज्यादा, दिस इज 1 मिलियन। प्रिविलेज प्रोसेस 100,000, कर्नल के ऊपर कोई रिलेटेड है, ट्रस्ट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, जितने भी इनके आप देख सकते हो कि यार इनके रिवॉर्ड ऐसे मिल रहे हैं। तो आप इसके हिसाब से अगर आपको जो नैरो डाउन करना है कि मैं बग हाउंटिंग जो करने वाला हूँ मैं खाली कर्नल में करने वाला हूँ, दैट इज अप टू यू। जिस चीज में आपका हाथ ज्यादा स्ट्रांग है वहां से शुरू करो, चीजें सीखते जाओ साथ साथ, और फिर अपना को धीरे धीरे एक्सपैंड करो बाकी चीजों में भी, तभी आप एक अच्छे उसमें काउंट हो गया। और फिर अलग अलग सारे इसमें रिवॉर्ड्स दे रखे हैं कि यार अगर आप डेटा एक्सफिल्ट्रेशन करते हो रिवॉर्ड अमाउंट्स, तो आपके हाई वैल्यू डेटा सिक्योर्ड बाय पिक्सल टाइटन एम,
अप टू 500,000 या 250,000 हाई वैल्यू डेटा सिक्योर्ड बाय सिक्योर एलिमेंट। जितने भी है मतलब इतना तो मैं बोलूंगा कि यार ये सब चीज़ों की डिटेल्स मुझे भी नहीं पता कि पिक्सल टाइटेनियम क्या चीज़ है जो भी, बट अगर आप इस चीज़ में इंडल्ज करते हो तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बट सारे इंस्ट्रक्शन यहीं पे दे रखे हैं उन्होंने। और बात करें इनके लीडर बोर्ड की, तो इनका लीडर बोर्ड यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या है। तो 0x0 ए लीडर बोर्ड तो इनका ये ऑल टाइम वाली चीज़ है कि ये सारे टॉप हैकर्स हैं या टॉप बग हंटर्स हैं। और लीडर बोर्ड जो हम लोग बात करेंगे कि अगर टोटल रिवॉर्ड की बात करी जा रही है, मतलब ये तो इनकी रेपुटेशन बन गई है। तो जैसे मैंने आपको कल परसों कुछ नाम बताया था फॉलो करने के लिए, आप इन लोगों को जाके फॉलो कर सकते हो। ये लोग काफी अच्छे बग हंटर्स हैं। लीडर बोर्ड की यहाँ पे बात करें जिन्होंने जो सबसे ज्यादा रिवॉर्ड टोटल का पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, तो ये हमारा अमन पांडे है कोई, आई थिंक ये कोई इंडियन है, राइट। और मेंबर सिंस 2021 इसने जो है आप देख सकते हो, इसने पिछले साल ही ज्वाइन किया है अगस्त में। और ये टॉप पे है, तो इतना टाइम नहीं लगता आपको, मतलब इसने जो है 1 साल या 1.5 साल के अंदर उसने अपने आपको टॉप पे पहुंचा दिया बग हंटिंग के लीडर बोर्ड पे। तो यू कैन स्टार्ट नाउ। आप अभी शुरू करो बग हंटिंग, हो सकता है कि अगले साल तक आप ऐसे किसी टॉप पे आओ। तो पहली चीज तो ये होगी कि आपको थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है ऐसे देख के कि यार एक तो इंडियन है, बाहर का कोई बंदे की बात नहीं हो रही है, तो इंडियन लोग भी ये सब करते हैं। और जैसे कि गूगल का तो हमारा सीईओ भी इंडियन है, तो इंडियन तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है सीखने में चीज़ों में। अभी स्टार्ट करो, धीरे धीरे बिल्ड करो, और हो सकता है अगले साल जो है आप इस चीज में फीचर कर रहे हो, राइट। तो इनका ये लीडर बोर्ड है, उसमें इनके पॉइंट वगैरह कंट्री वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो ये हुई गूगल की बात। थोड़ा ट्विटर का भी देखते हैं। ट्विटर जो है अपना उसका इंडिपेंडेंटली रन नहीं करता, उसको उसने हैकर वन पर रन किया है। हमने हैकर वन देखा था खोल के, तो इनका प्रोग्राम है पूरा, यहाँ पे प्रोग्राम का रूल्स दे रखे हैं। Maintaining effective security is community effort, and we are proud to have a vibrant group of independent security researchers who volunteer their time to help us spot potential issues. और अगेन इन्होंने भी जो है पूरा रिवॉर्ड बता रखा है कि क्या कैटेगरी है। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन अगर आप करते हो, कोई कमांड इंजेक्शन कर सकते, मतलब ये एग्जांपल है कमांड इंजेक्शन से, तो आपको जो कोर ट्विटर है या एवरीथिंग एल्स, अगर आपने खाली ट्विटर के ऊपर ही चीज जो है सक्सेसफुली करी, तो आपको $20,000 के करीब मिलेंगे। कहीं और करी है तो मतलब ट्विटर से जुड़ी हुई किसी सर्विस पे किया तो आपको 10,000। तो कोर ट्विटर का आपने कर दिया है तो आपको ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे। बट आप देख रहे हो कि इसमें रिवॉर्ड जैसे एप्पल में थे, वहां पे तो आपके 100,000 या मिलियन तक भी जा रहे थे, या गूगल में वैसे थे। तो यहाँ पे थोड़ा ट्विटर का बजट थोड़ा कम है। हो सकता है कि इलॉन मस्क आ गए हैं, तो हो सकता है इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए होपफुली। बट फिलहाल तो इनका रिवॉर्ड थोड़ा प्रोग्राम कम है। तो अगेन लोग जो है आकर्षित ज्यादा हाई पेइंग पे जाएंगे, तो यहाँ पे लोग कम आते हैं। बट अगेन जो बिगिनर्स होंगे वो प्रेफर करेंगे शायद कि एप्पल पे ना जाके या उस पे ना जाके गूगल वगैरह पे, वो शायद हैकर वन पे आके ट्विटर के साथ या उबर या माइक्रोसॉफ्ट, मतलब थोड़े जो इतने कम कंपटीशन वाले वहां पे आके एनरोल करें, तो चांसेस ये भी हो सकता है। फिर इनकी भी एक रिपोर्ट एलिजिबिलिटी के बारे में बता रखा है कि क्या चीजें आउटसाइड द स्कोप होंगी, क्या चीजें इनसाइड द स्कोप होंगी। तो जैसे अटैक्स रिक्वायरिंग फिजिकल एक्सेस टू यूजर डिवाइस, अगर आप जो आप जो है बंदे का फोन हाथ में लेके कोई बग फाइंड आउट करो, उसको कोई फायदा नहीं है ना, वो तो आपको हमेशा नहीं मिलेगा। तो वो एक टाइप से बग नहीं है, अगेन वो एक ह्यूमन एरर है कि आपके हाथ में फोन आ गया, तो इस चीज को उन्होंने आउट ऑफ स्कोप रखा है। तो वैसे ही इन्होंने और चीजें बता रखी है कि क्या चीज आउट ऑफ स्कोप है। और इनका भी जैसे एक्टिविटी, यानी कि अभी रिसेंटली लोगों ने क्या क्या पोस्ट किए हैं, क्या वालेबिलिटीज निकाली है, तो आप यहाँ पे इन चीजों को देख के सीख सकते हो कि इसने क्या किया है। मान लो आपने लिंक शॉर्टनर बाईपास। लिंक शॉर्टनर क्या होता है, जैसे हम लोग जो कुछ जैसे बिट डॉट ली करके कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि यूआरएल को शॉर्ट कर देते हैं। तो उन्होंने पूरा बता रखा है कि चेन ओपन रीडायरेक्ट्स एंड ओपन यूज ऑफ इडियोग्राफिक फुल स्टॉप डिफीट ट्विटर्स अप्रोच टू ब्लॉकिंग लिंक्स। मतलब बेसिकली ट्विटर कुछ लिंक्स को ब्लॉक करता है, राइट। तो ये जो यूआरएल शॉर्टनर है उसके थ्रू इस चीज को बाईपास किया जा रहा है। तो उन्होंने जो है इसको फाइंड आउट किया बंदे ने, और फिर इसके बाद बात हो रही है जो उनके टीम होगी, और उसको फिक्स कर दिया कि नहीं कर दिया, जो भी बात हुई, तो उसको कुछ रिवॉर्ड मिला होगा उस चीज के लिए। तो आप उसको स्टडी कर सकते हो यहाँ पे जाके। और ये इनका थैंक्स में आके, जिसमें बताता है आपको कि इनका लीडर बोर्ड, इनका जो वो होता है ना हॉल ऑफ फेम, वो है। तो इनके पॉइंट्स दे रखे हैं कि इसकी रेपुटेशन 4,981 है। फाइल डिस्क्रिप्टर की निस्मो है, आंध्र प्रदेश, आनंद प्रकाश सॉरी। तो अगेन इंडियंस हर जगह पे है, यहाँ पे भी हमारा इंडियन जो है पहुंचा हुआ है। तो ये इनका पूरा लीडर बोर्ड है कि क्या है। तो आप इस सभी अगर हो सकता है फीचर करो। आई होप आप में से कोई जो है निकल के आएगा इनके सामने। फिर ऊबर भी है। ऊबर का भी सिमिलर है, और इन्होंने अपना पूरा बता रखा है कि अच्छा क्या रिवॉर्ड्स है। लो वल्नरेबिलिटी होगी तो ढाई ढाई मतलब $250 से $750, और क्रिटिकल होगी तो 10,000 से 15,000 का काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स मिल रहा है क्रिटिकल के लिए। तो इतना तो शायद मतलब उससे तो ज्यादा ही, ट्विटर से ज्यादा ही है। तो उनके बारे में बता रखा है क्या चीजें आप यूज कर सकते हो, क्या आपके प्रोग्राम्स रन कर सकते हो, इसके ऊपर आपका स्कोप क्या क्या है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। टॉकिंग अबाउट फॉर माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट को भी सिमिलर ऐसा इनका पेज है, आप चाहो तो उस पर भी जाकर एनरोल कर सकते हो।
और थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि क्या चीज़ है इनके पास। क्लाउड प्रोग्राम, अगेन जैसे अलग-अलग प्रोग्राम्स होते हैं, तो इनके यहाँ पे क्लाउड प्रोग्राम्स में कि माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर है, आइडेंटिटी, एक्सबॉक्स, ये सब पे आप जाके एनरोल कर सकते हो। प्लेटफ़ॉर्म यानी कि जैसे आपके सिस्टम होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गई या कोई लैपटॉप वगैरह होगा इनके ऊपर, तो आपके जो हाइपर वी आपकी जो वर्चुअलाइज़ेशन के लिए यूज़ होता है। विंडोज़ इनसाइडर प्रीव्यू जो ये लोग विंडोज़ जैसे अभी 11 लॉन्च हुई है, तो 11 से जस्ट थोड़ा टाइम पहले इनसाइडर प्रीव्यू रिलीज़ हुआ था। जैसे बीटा प्रोग्राम्स होते हैं वैसे ही है ये। तो इनके इनसाइडर प्रीव्यू में आप जो है बग्स फाइंड आउट करो ताकि वो जो पब्लिक वर्ज़न रिलीज़ हो उसमें बग्स हो ना हो। माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन एंड ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स, विंडोज़ डिफेंडर एप्लीकेशन गार्ड, एज जो इनका ब्राउज़र है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस किया जिसने, ऑफिस इनसाइडर जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ऐसे ही इनके और हैं यहाँ पे अलग-अलग प्रोग्राम्स जिनके लिए आप एनरोल कर सकते हो और बग्स फाइंड आउट कर सकते हो। और तो हमने एप्पल का देख लिया, मेटा का देख लिया, बग हंटर्स का वो देख लिया, माइक्रोसॉफ्ट का देख लिया। मोज़िला भी है, जैसे मोज़िला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, आपने इसको यूज़ करके देखा होगा ऐसे तो उसका भी जो है इस लीडर बोर्ड में जो इनका जो हाईएस्ट पेइंग में इसका भी नाम आता है। ट्विटर हमने देख लिया, उबर का देख लिया, अब टेस्ला अगेन, टेस्ला क्योंकि एक्सपैंड कर रहा है हर जगह, उसमें जो उसकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स है तो उनके रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, कि बग्स वगैरह मिल रहे हैं। अब जैसे क्योंकि टेस्ला एक सेल्फ ड्राइविंग कार बना रहा है, तो उसमें जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे काम कर रहा है कि जो है वो गाड़ी अपने आप रुक सके, देख सके, स्टडी कर सके कि आस-पास में सराउंडिंग्स में क्या है। अगर कहीं स्टॉप साइन लगा हुआ है तो उसको पहचान सके कि अच्छा ये स्टॉप साइन है और यहाँ पे रुकना है। यहाँ पे स्पीड साइन लगा हुआ है, 60 की स्पीड है तो मुझे 60 पे चलना है। तो वो सब उनको एल्गोरिथम्स बनाने पड़ते हैं। तो इसमें कुछ बग्स भी आते हैं, कुछ वल्नरेबिलिटीज़ भी आती हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं ऐसे इमेज रिकॉग्निशन की तो ये चीज़ काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ है क्योंकि इमेज रिकॉग्निशन में कुछ एडवर्सरियल अटैक्स भी होते हैं। इमेज के अंदर आप थोड़ी-सी ऐसे नॉइज़ डाल देते हो जिस वज़ह से जो आपका जो एक इमेज रिकॉग्निशन है वो फेल हो जाता है। मान लो एक डॉग दिखेगा तो डॉग को कैट रिकॉग्नाइज़ करेगा तो वो थोड़ा दिक्कत वाली चीज़ है। तो इस चीज़ में काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है इसको कैसे काउंटर किया जाए। बट देन दिस अगेन इज़ अ वल्नरेबिलिटी। तो टेस्ला एक ऐसी कंपनी जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना रही है, तो उस वज़ह से उसमें जो बाउंटी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी और उसका जो डोमेन होगा, यानी कि जिस चीज़ में आप सर्च कर रहे हो, वो काफ़ी ब्रॉड होने वाला है। फिर एक इंटेल है हमारे पास, इंटेल जो चिप्स बनाता है और चिप्स मतलब खाने वाले नहीं, जो कंप्यूटर के अंदर चला गया तो चिप्स वाले चिप्स। और लास्ट में हमारा सैमसंग रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है। इसके अलावा कुछ और मेंशन्स भी थे, जैसे टेंसेंट है, बट वो क्योंकि चाइनीज़ कंपनी है, इसलिए मैं उसका नाम लिया नहीं यहाँ पे। सैमसंग का भी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है, जैसे एप्पल का था, वैसे सैमसंग का है। बट देख लो कि एप्पल जो है नंबर 1 पे था, हाईएस्ट पेइंग में, और सैमसंग नंबर आई थिंक 11 पे है। तो ये हमने एक आज जो है एक आइडिया लिया अबाउट हाईएस्ट पेइंग सिक्योरिटी जो आपके बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं, क्या रिवॉर्ड्स होते हैं, इनका क्या हॉल ऑफ फेम होता है, और कुछ डिफरेंसेस देखे हमने बग बाउंटी में और हमारे पेन टेस्टिंग में, और सीटीएफ की थोड़ी सी बात करी थी। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस हम लोग उसको एड्रेस कर सकते हैं अभी।